Hello, Facebook. I'm back again. I'm Dr. Tarang Krishna from Dr. Krishna's Cancer Healer Center. और आज मैं फिर आया हूँ आपसे रूबरू होने के लिए ताकि आपसे मिल सकूँ, आपसे बात कर सकूँ, आपको समझा सकूँ और आपको कैंसर के बारे में बता सकूँ कि किस तरीके से कैंसर ने एक हवा सा बना रखा है, एक मेंटल टॉर्चर सा कर रखा है कि हर कोई ये समझने लगा है कि कैंसर अगर हो गया तो मरना निश्चित है। हर कोई ये समझने लगा है कि कैंसर अगर हो गया तो अब किसी की लाइफ नहीं बचनी। तो आज मैं इसीलिए दोबारा से इस माध्यम के थ्रू मैं आपसे दोबारा जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको ये बता सकूँ, आपको ये एक सजेशन दे सकूँ अपने हिसाब से, जो भी आपको बेस्ट पॉसिबल हैंड होल्डिंग कर सकूँ। मेरी एक मिशन है, मेरा एक इंटेंशन है। मैं किसी भी चीज़ करने से पहले एक इंटेंशन सेट करते हूँ। तो आज इस फेसबुक लाइव का ये इंटेंशन है कि होपफुली आई मे बी ऑफ सर्विस टू यू। हो सकता है कि आपको कोई बात मेरी समझ में आ जाए और जो आप मेरी कोई भी कही हुई बात हो सकता है कि आपके लिए आपको सर्व कर पाए, आपको आराम दे पाए या आपको सुकून दे पाए। इस माध्यम के थ्रू हमने एक मुहिम छेड़ी है कि आस्क मी एनीथिंग, बिकॉज कैंसर से रिलेटेड हर किसी के दिमाग में ये चलता आता है कि कैंसर अगर हो गया देर आर एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस विच पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। उसका रास्ता नहीं मिलता उसको। जब भी कोई मेरे पास जनरली जब पेशेंट्स आते हैं तो पेशेंट्स आकर कहते हैं कि डॉक्टर साहब कैंसर डायग्नोज हुआ। कैंसर डायग्नोज होने के बाद जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने कीमो क्यों करा लिया, आपने रेडिएशन क्यों करा लिया, आपने ऑपरेशन क्यों करा लिया, बोलते डॉक्टर साहब हमें पता ही नहीं था, हमें किसी ने सलाह ही नहीं दी, हमें जो बोला गया हम वैसा करते रहे। हम डॉक्टर्स के पास गए, हमें जो बोला गया हम वैसा करते गए। हमें बोला गया कि आप ऑपरेशन करा लो, हमने ऑपरेशन करा दिया। हमें बोला गया कि आप सर्जरी करा लो, आपने सर्जरी करा ली। हमें बोला गया कि आप कीमोथेरेपी करा लो, हमने कीमोथेरेपी करा ली। सो जैसे जैसे डॉक्टर्स बताते गए वैसा वैसा वो लोग करते गए। बट फाइनली किसी ने भी हैंड होल्डिंग नहीं करी, किसी ने भी ये नहीं समझाया कि आपको जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना। किसी ने आपको ये नहीं बताया कि आप जो भी कर रहे हैं इट मे बी हार्मफुल टू यू और प्रोबेबली इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर योर पेशेंट एज वेल। सो थ्रू दिस मीडियम, ये जो एक मिशन है हमारा कि कैंसर हीलर सेंटर के थ्रू या इस वीडियो के थ्रू हम एटलीस्ट जो भी मन में सवाल होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी का भी इलाज, आप कैंसर का इलाज कहीं पे भी करा सकते हैं, बट मन में जो सवाल हैं या मन में कुछ भी अगर आ रहा है कि नहीं कैंसर अगर हो गया तो क्या करें, क्या ट्रीटमेंट कराएं, किस तरीके से करें, क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या करना चाहिए जो इनके लिए बेस्ट पॉसिबल हो, क्या करना चाहिए जो जिससे उनको यूज़फुल हो। सो वंस दैट इज़ देयर, सो धीरे धीरे करके आप एटलीस्ट वो जजमेंट कर पाओगे कि किसी भी तरीके से आप वो कन्फ्यूजन में ना रहो, आप किसी भी तरीके से उसमें डिलेमा में ना रहो कि अब कैंसर हो गया अब क्या करना है। सो दैट हैंड होल्डिंग शुड ऑलवेज बी देयर। एंड मेरा एक मिशन है, मैं उसमें आप लोगों का साथ चाहता हूँ। मेरा मिशन है कि कैंसर को जड़ से इस तरीके से ख़त्म कर दिया जाए कि कैंसर केवल एक ज़ोडिएक साइन बनकर रह जाए और कोई बीमारी ना रहे। आई नो इट इज़ अ लॉफ्टी मिशन, आई नो इट इज़ अ वेरी वेरी माइटी मिशन, बट हर एक चीज़ जो पहले बड़ी दिखती है वो बाद में जब हो जाती है तो हर कोई उसको लगता है कि ये तो बहुत ही आसान था करना। तो पहले ट्यूबरक्लोसिस, पहले लेप्रेसी भी बोली जाती थी कि लेप्रेसी ठीक नहीं हो सकती। पहले तो ये भी बोला जाता था कि ट्यूबरक्लोसिस ठीक नहीं हो सकता। पहले तो ये भी बोला जाता था कि कई सारी ऐसी बीमारियां जिनका इलाज ही नहीं है, और आज सभी का ही इलाज निकला हुआ है। बल्कि पहले तो ये भी बोला जाता था कि 1 माइल 4 मिनट में कंप्लीट नहीं हो सकते। देयर वाज अ 4 मिनट माइल बैरियर, एवरीबडी वाज डूइंग इट। 1950s की बात कर रहा हूँ मैं, जब हर कोई भागता था तो हर किसी के दिमाग में वो बैरियर था कि वो भाग ही नहीं सकता, वो 1 माइल 4 मिनट में कंप्लीट ही नहीं कर सकता। और धीरे धीरे करके जब रॉजर बैनिस्टर, 1951 की बात कर रहा हूँ, सो रॉजर बैनिस्टर ने जब वो अंडर 4 मिनट्स उससे कंप्लीट किया, 3 मिनट्स 52 सेकेंड्स में कंप्लीट किया, 3 मिनट्स 57 सेकेंड्स में पहली बार, तो लोग चौंक गए कि ये कैसे हुआ। और रॉजर बैनिस्टर के करने के बाद जब उसने 4 मिनट में 1 माइल कंप्लीट करी, उसके बाद तो सब लोग करने लगे बैक टू बैक, जैसे कोई माइटी मिशन था ही नहीं। और फिर उसके बाद रॉजर बैनिस्टर ने खुद अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया और 3 मिनट 52 सेकेंड में 1 माइल भाग लिए। और आज अगर आप उसेन बोल्ट देखो या बाकी लोगों को देखो तो आज तो वो रह ही नहीं गया कि हाँ 1 माइल है, बट 50s में वो भी रहता था।
सो आज 2020 में आपको लग रहा है कि नहीं, कैंसर कैसे ख़त्म हो सकता है? कैंसर तो आज महामारी की तरह फैल रहा है। अगर आज लोग परेशान हैं तो पहले एड्स हो रहा था, इट वाज काइंड ऑफ इट वाज एवरीवेयर, नाउ इट इज़ कैंसर विच इज़ मोस्ट ट्रबलिंग, बिकॉज किसी ना किसी का रिलेटिव, किसी का फ्रेंड या कोई ना कोई जानकार ज़रूर कैंसर से सफ़र कर रहा है। इफ़ आई मे आस्क यू, तो अगर आपको मैं एक स्ट्रेट क्वेश्चन पूछता हूँ, do you know anybody who's suffering from cancer? And each one of you would just say yes, there is somebody known, somebody's relative or somebody's friend who is actually suffering from cancer. और यही रीज़न है आज अगर वो कैंसर इतनी महामारी की तरह फैल रहा है, बिकॉज लोगों को उसका इलाज पता नहीं है कि कैसे होता है। लोग यही सोचते हैं, आज जो भी फार्मा कंपनीज पढ़ा रही हैं, जो भी फार्मा कंपनीज बता रही हैं, आज सब लोग वही सोचते हैं कि यही कीमोथेरेपी ही उसका इलाज है। बड़े बड़े अस्पताल में उसका मैं ये नहीं कह रहा कि कीमो उसका इलाज नहीं है, बट केवल वो ही उसका इलाज नहीं है। सर्जरी ऑप्शन नहीं है। आप जब किसी चीज़ को ऑपरेट कराते हो तो बीमारी और तेज़ी से फैलना शुरू कर देती है। जब कोई ट्यूमर होता है, आप ट्यूमर में इवन अगर आप बायोप्सी भी कराते हो तो बायोप्सी के बाद भी बीमारी तेज़ी से फैलती है। पीपल क्वेश्चन मी एंड पीपल से दैट डॉक्टर साहब अगर हम बायोप्सी ना कराएं तो हमें पता कैसे चलेगा? जब आपको पेट सीटी में पता चल गया, जब अगर आपको एफएनएसी में पता चल गया, और अगर आपका ऑप्शन कीमोथेरेपी नहीं है, तो आपको बायोप्सी से पता करके क्या करना है? क्योंकि द मोमेंट यू पिक इट अप, कैंसर की टेंडेंसी होती है, कैंसर की मॉर्फोलॉजी होती है कि वो तेज़ी से फैलना शुरू कर देता है। वही हाल इसमें होता है, आपने जहाँ छेड़ा फैलना शुरू कर दिया। अगर मैं आपको बहुत ही लेमैन्स टर्म से समझाऊं तो एक गुलाब का पौधा होता है, आप गुलाब के पौधे की कटिंग कर दो, तेज़ी से फैलता है। वही हाल इसमें होता है जहाँ आपने छेड़ा फैलना शुरू कर दिया। सो कैंसर इज़ नॉट एन ऑप्शन और एन ऑल्टरनेटिव और द ओनली आंसर फॉर कैंसर। ऑपरेशन हमेशा तभी कराना चाहिए जब आपके पास कोई और ऑप्शन ना रहे। ऑपरेशन आपको केवल तभी कराना चाहिए जब आपके पास कोई और चारा ही ना बचे, कोई और रास्ता ही ना दिखे। देन ओनली गेट एन ऑपरेशन डन, अदरवाइज देर इज नो पॉइंट ऑफ गेटिंग एन ऑपरेशन डन। आई विल टेक अप द क्वेश्चंस वन बाय वन and I'm not able to see the questions here. I'm not that familiar with it. I think my team would be able to answer it. Few things which जो मेरे पास लास्ट टाइम कुछ क्वेश्चंस आए थे उसका मैं एक एक करके जवाब देना चाहूँगा। पैंक्रियाटिक कैंसर विथ लिवर मेटास्टासिस, acute myeloid leukemia, blood cancer, acute lymphoblastic leukemia, again a blood cancer, रेटिनोब्लास्टोमा काइंड ऑफ अ ब्रेन ट्यूमर या ग्लायोब्लास्टोमा, ये उन तरीके के कैंसर्स हैं जहाँ पर जनरली लोग गलत डिसीजंस लेते हैं। आई विल बी वेरी फ्रैंक इन सेइंग दिस, गलत डिसीजंस लेते हैं। जब कोई कैंसर अपनी प्राइमरी साइट छोड़कर लिवर में आ जाता है, बोन्स में आ जाता है, तब कभी भी आप कीमोथेरेपी नहीं कराते। क्यों नहीं कराते? बिकॉज कीमोथेरेपी में टॉक्सिक सेल्स होते हैं, टॉक्सिसिटी होती है। लिवर जो होता है हमारे शरीर में लिवर मेटाबॉलिज्म करता है। अगर मतलब जो भी हमारा खाना होता है वो खाना थ्रू लिवर पचता है, मेटाबॉलिज्म होता है, और अलग अलग हिस्सों में फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स के उस पर मेटाबॉलिज्म होकर अलग अलग तरीके से एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। अब जब ऑलरेडी लिवर कंपनसेटेड है, लिवर में कैंसर पहुंच गया, लिवर में ऑलरेडी मेटास्टासिस हो गई, तब उस समय अगर आपने ऑलरेडी डॉक्टर्स ने आपको बोला कि कीमोथेरेपी करा लो, और कीमोथेरेपी में टॉक्सिन्स होते हैं विच इज़ हेपेटोटॉक्सिक, लिवर के थ्रू लिवर पे टॉक्सिसिटी बढ़ाता है। सिंपल टर्म्स में अगर किसी को बुखार होता है और अगर आपको एंटीबायोटिक दी जाती है तो एंटीबायोटिक देने के बाद आपका जो यूरिन है, आपका जो पेशाब है, वो येलो आना शुरू हो जाता है। वाई दैट यूरिन टर्न्स येलो? रीज़न इज़ आपके जो लिवर के जो एंजाइम्स होते हैं SGOT, SGPT, जिसको हम ALT और AST भी बोलते हैं, वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं, उसके ट्रांजिएंट लेवल्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एंटीबायोटिक थ्रू लिवर एक्सक्रीट करता है। अब जब ऑलरेडी लिवर कंपनसेटेड है, जब ऑलरेडी लिवर कंपनसेटेड का मतलब पैंक्रियाज में कैंसर था, वहाँ से कैंसर फैलकर ऑलरेडी लिवर में आ गया, तो कीमोथेरेपी इज़ नेवर एन ऑप्शन। 100 में से 90 लोग मेरे पास जब भी लिवर में मेटास्टासिस होती है, सब लोग कीमो करा कर आते हैं और सब लोग
टूट चुके होते हैं और वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमें किसी ने बताया ही नहीं कि लिवर में अगर आ गया है तो कीमो नहीं है। डॉक्टर्स ने तो यही बोला कि अगर आप कीमो नहीं कराओगे तो 3 महीने जियोगे और कीमो करा लोगे तो 1 साल जियोगे। मुझे ये नहीं समझ में आता कि किस तरीके से डॉक्टर्स ये कह सकते हैं कि अगर आप कीमो कराओगे नहीं तो 3 महीने जी जाओगे। कैसे कोई डॉक्टर खुदा बन जाता है और वो कैसे किसी को ये उसका सेंटेंस बता देता है कि तुम तो 3 महीने से ज़्यादा जियोगे ही नहीं, और अगर तुमने मेरा इलाज कराया, अगर तुमने मेरा कीमो कराया तो आप 1 साल जी जाओगे। और फिर जब वो कीमो कराता है 3 से 6 महीने तक दैट पेशेंट फेसेस ऑल द टॉर्चर, सब तरीके का टॉर्चर सहता है। उसके बाल उड़ जाते हैं, उसके आईब्रोज उड़ जाती हैं, उसकी भूख खत्म हो जाती है। जो चल करके जाता था हॉस्पिटल वो व्हील चेयर से हॉस्पिटल जाता है, कीमो कराता है, फिर वापस आता है। फिर डॉक्टर्स उसको कहते हैं आप एक काम करिए, आप इनको खूब खिलाइए, खूब पिलाइए, इनको थोड़ा सा अच्छा करिए और फिर उसके बाद दोबारा लेकर आइएगा कीमो। पेशेंट के जो अटेंडेंट्स होते हैं वो घर जाकर जब उसके ब्लड टेस्ट कराते हैं तो देखते हैं कि उसका हीमोग्लोबिन उस मरीज़ का धीरे धीरे करके गिर रहा है। जब वो नोटिस करते हैं तो उसके TLCs जो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होता है वो नीचे गिर रहा है। उसके पैरामीटर्स, क्योंकि कीमो तो जला रही है, जब कीमो सेल को जला रही है तो ऑब्वियस बात है उसके सारे पैरामीटर्स नीचे जा रहे हैं। फिर भी उसके बाद डॉक्टर्स उनको कहते हैं कि आप एक काम करिए, आप इनको खूब खिलाइए पिलाइए, आप इनको बेहतर करिए और फिर उसके बाद आप लेकर आइए। पेशेंट के जो अटेंडेंट होता है वो कहता है डॉक्टर साहब मैं इलाज कराने आया हूँ, मैं उनको खिला पिला के बेहतर करके लाता हूँ और आप उनको कीमो कर देते हो और उनको फिर वापस डाउन कर देते हो। फिर मैं जाता हूँ, फिर वापस कीमो करता हूँ, धीरे धीरे करके जो मेरा पेशेंट अच्छा खासा हंसता खेलता चल रहा था, सारे काम कर रहा था, वो आज बिस्तर पकड़ लिया। तो फिर फाइनली उसके बाद जब सारे ऑप्शन हार जाता है तब उसको डॉक्टर्स कहते हैं आई थिंक बीमारी बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, अब आप एक काम करिए, अब इनको घर ले जाइए, सेवा करिए। एक पेशेंट का अटेंडेंट जो मरीज के साथ, जिसका फैमिली मेंबर है, जिसके लिए सब कुछ है उसका, वो अपने पैसे लगा चुका है, वो अपना सब कुछ दांव पर लगा चुका है। उसने सब तरीके से मरीज को ये आश्वासन दिया कि पापा मम्मी या अपनी वाइफ या बच्चों को कि बेटा टॉलरेट करते रहो, या फादर पापा आप टॉलरेट करते रहो, ये कीमो जो हम करा रहे हैं इससे बीमारी कम होगी। और जिसका वज़न, वो बार बार कहते हैं कि मैं अगर और कीमो कराई तो मैं मर जाऊंगा, और कीमो कराई तो मैं टूट जाऊंगा, और कीमो कराई तो मैं ख़त्म हो जाऊंगा। लेकिन फिर भी उसके घर वाले केवल एक होप के बदले कि क्योंकि डॉक्टर्स ने ये डरा रखा है कीमो कराओगे तो 1 साल जियोगे, कीमो नहीं कराओगे तो 3 महीने में ख़त्म हो जाओगे। इतना डरा दिया है कि इसी डर के मारे वो केवल और केवल उसी विशेष सर्कल में बनता रहता है और उसी तरीके से घूमता रहता है कि काश मैं जिसका जो भी रिलेटिव है, आप में से जिसका जो भी रिलेटिव है, फादर मदर वाइफ किड्स हस्बैंड, जो भी रिलेशन है, वो केवल इस उम्मीद से जाता है कि शायद वो ठीक हो जाए। अगर ठीक ना हो तो शायद उसका 3 महीने से साल भर हो जाए, बट वो साल भर नहीं होता, वो और स्थिति बद से बदतर हो चुकी होती है, टूट चुका होता है। और फिर जब वो नहीं बचता मरीज तो एक मन में ये आ जाता है जिसने इलाज कराया था कि कैंसर मतलब मरना ही है, कैंसर मतलब, क्योंकि डॉक्टर्स ने उसको यही फीड करा रखा है कि कैंसर 3 महीने विदाउट कीमो, विद कीमो 1 ईयर, और 1 ईयर तक वो सारा टॉर्चर सहता है, सब कुछ सहता है, और उसके बाद उसको मरने के लिए छोड़ देता है कि अब आप घर ले जाओ, सेवा करो। उस हालत में, उस कंडीशन में तब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं और तब कहते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे करके बोला है, मैं तो ट्राई करने आया हूँ, मैं तो दीवार छूने आया हूँ। हालांकि उस हालत में भी हमारे यहाँ मरीज़ ठीक हुए हैं, उस हालत में भी हमारे यहाँ पेशेंट्स रिकवर हुए हैं। हमारे यहाँ वो पेशेंट्स आते हैं जो पेशेंट गायदान करा चुके होते हैं। अगर आप में से कुछ जानते हो कि गायदान कराना मतलब बिल्कुल अंतिम अवस्था में छोड़ दिया, उनको बोल दिया कि अब इन्हें जाना है, इवन दैट टाइम्स they have recovered and they have come back to normal. There are वेबसाइट पे जाकर आप सारी रिपोर्ट्स देख सकते हो, सारे टेस्टिमोनियल्स देख सकते हो, पुरानी रिपोर्ट देख सकते हो कि किस तरीके से करना है। तो खैर दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, बट यहाँ पर मैं अपने ट्रीटमेंट के लिए बताने नहीं आया, यहाँ पर मैं ये बताने आया हूँ कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको ये बताया गया है कि कैंसर में या तो इलाज उसका कीमो ही है, अदरवाइज कोई इलाज ही नहीं है।
इंस्टेंस यहाँ तक ये भी होता है कि जब पेशेंट हमारे पास आता है तो उसको तो और ट्रीटमेंट से इम्प्रूवमेंट होता है और फिर वो वापस इम्प्रूवमेंट के बाद डॉक्टर्स के पास जाता है और डॉक्टर्स को कहता है कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आया है, तो उसको ये कहते हैं कि अरे तुम अगर ये सब करा रहे हो तो आप एक काम करो, हमारा इलाज छोड़ दो। और वो ज़रूर या तो डॉक्टर तुम्हें स्टेरॉइड दे रहा होगा या तो कोई मेटल दे रहा होगा या कुछ और दे रहा होगा जिससे कुछ टाइम के लिए इम्प्रूवमेंट आएगा और फिर ख़त्म हो जाएगा। डॉक्टर साहब आप एक काम करो, मेडिसिन टेस्ट करा लो। स्टेरॉइड्स आप लोग देते हो जब आप कीमो कराते हो ताकि कीमो के साइड इफ़ेक्ट्स ना आए। रेडिएशन के टाइम पे स्टेरॉइड्स आप देते हो ताकि रेडिएशन के उसके साइड इफ़ेक्ट्स ना आए। कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी इलाज स्टेरॉइड से नहीं होता, कोई भी जो ट्रीटमेंट होता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको वो फीड किया जाता है जो आप डॉक्टर से सुन रहे हो, क्योंकि आपको कुछ पता है नहीं, आपको कुछ नहीं पता। आपको तो एक विश्वास के साथ जाते हो, क्योंकि पुराने ज़माने में सिविल सर्जन्स यूज्ड टू से देयर इज़ नो गॉड ऑन अर्थ, आई एम गॉड ऑन अर्थ, देयर इज़ नो गॉड ऑन अर्थ। ये पुराने ज़माने में सिविल सर्जन्स कहते थे। उस समय सिविल सर्जन सारे प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे। अभी आजकल के ज़माने में जितने डॉक्टर्स हैं सब बहुत बड़े बड़े पैकेजेस में हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। उनको टारगेट्स दिए जाते हैं, इतने टारगेट्स, आपको इतनी कीमो करनी है, इतनी सर्जरी करनी है, इतना रेडिएशन करना है, इतना ये सब करना है, और आप उनके टारगेट्स के तौर पर कराए जाते हो। सब लोग ऐसा नहीं करते। There are still so amazing doctors out there who are brilliant and passionate for their working. Still so many doctors out there. But problem ये है, at large आपको नेगेटिव फीडिंग आ रही है। एट लार्ज आपको वही फीडिंग आ रही है जो आप सोच रहे हो कि कैंसर का इलाज केवल और केवल ये है। आई एम नॉट डिस्क्रेडिटिंग एनी ट्रीटमेंट, आई एम नॉट डिस्क्रेडिटिंग एनी ट्रीटमेंट, बट प्लीज़ अंडरस्टैंड, अगर कीमो इलाज नहीं है, अगर सर्जरी इलाज नहीं, अगर कीमो इलाज है या सर्जरी इलाज है, तो वैसे ही इम्यूनोथेरेपी भी एक इलाज है, वैसे ही ऑल्टरनेटिव मेडिसिन भी इलाज है, वैसे ही आयुर्वेदिक भी इलाज है, वैसे ही होम्योपैथी भी इलाज है, वैसे ही यूनानी भी इलाज है। आप किसी को डिस्क्रेडिट कर कर, बट प्रॉब्लम इज पीपल हैव, जब पेशेंट आइडली सारे डॉक्टर्स को एक होकर, चाहे किसी भी इलाज से हो ठीक, मरीज को ठीक करना शुड बी द प्राइमरी कंसर्न, चाहे किसी से भी हो। हमारे यहाँ जब कोई भी कैंसर इलाज सेंटर में आता है, वी नेवर स्टॉप फॉर कीमो, वी नेवर स्टॉप फॉर आयुर्वेदिक, वी नेवर स्टॉप फॉर होम्योपैथिक। हम किसी इलाज के लिए मना नहीं करते। हम जो बाकी नेचुरोपैथी होती है हम उससे भी मना नहीं करते। क्यों नहीं मना करते? रीज़न इज, चाहे किसी से भी हो, पेशेंट ठीक तो हो, दैट इज़ अ प्राइमरी कंसर्न। आपके लिए क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? इफ़ आई आस्क यू, आपके लिए सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? आपके मरीज़ का ठीक होना। जिसको कैंसर है वो मरीज़ ठीक हो, वो बीमारी से बाहर आए, वो तड़पे ना, क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ जिए, अच्छा जिए और रिकवरी आए। यही आपका उद्देश्य है, यही आपका मिशन है। तो ये मिशन करने के लिए, अगर आपका ये मिशन है, तो आपको ये सोचना है कि चाहे कोई भी इलाज कराओ, बट मरीज ठीक होना चाहिए। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड, प्लीज गो एंड आस्क क्वेश्चंस टू योर डॉक्टर्स। मैंने जैसे पैंक्रियास कैंसर और लिवर मेटास्टासिस का एग्जाम्पल बताया, वैसे ही ब्रेन ट्यूमर्स, ग्लायोब्लास्टोमा, मेडिलोब्लास्टोमा, ग्लायोमा, इसमें डॉक्टर्स ये जाकर कहते हैं कि अगर ये ट्यूमर आ गया है तो आपको केवल और केवल इसको ऑपरेट करा देना है। आप इसको रिमूव कर दीजिए, और रिमूव करने के बाद हम इसमें रेडिएशन करेंगे, या फिर एक टैबलेट आती है जिसका मैं नाम नहीं लूँगा इस समय, और वो टैबलेट आपको चलानी है, विच इज़ एन ओरल कीमो टैबलेट, या फिर टारगेट थेरेपी, और ये लेनी है आपको। मैं सिंपल शब्दों में आपसे पूछता हूँ, कोई भी जो ट्यूमर होता है, वो ट्यूमर थ्रू आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज जुड़ा रहता है, ठीक है? उस ट्यूमर को न्यूट्रिशन कहाँ से मिल रहा है? ब्लड सप्लाई कहाँ से आ रहा है? ब्लड के थ्रू आ रहा है। जो ब्लड सप्लाई आ रहा है वहीं से सारा न्यूट्रिशन मिल रहा है। आप जो खा रहे हो वो सारा का सारा न्यूट्रिशन उसको ब्लड सप्लाई के थ्रू मिल रहा है। अब कोई भी जो सर्जन होता है, क्या ये ट्यूमर अमरूद की तरह है कि अब अमरूद एक डाल पे लटका रहता है, आपने उस अमरूद को तोड़ लिया या उस सेब को तोड़ लिया, क्या उसका जैसे पूरा कनेक्शन पेड़ का और सेब का ख़त्म हो जाता है? क्या ट्यूमर भी ऐसा होता है कि आपने ट्यूमर को निकाल लिया तो इससे कनेक्शन इसका पूरा ख़त्म हो गया? ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। इट नेवर हैपन्स लाइक दैट। कोई भी जो ट्यूमर होता है वो थ्रू आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज जुड़ा रहता है। सर्जन्स जो होते हैं, सर्जन स्क्रैप आउट करते हैं, दे स्क्रैप आउट द ट्यूमर, वो निकालते हैं। मतलब
सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो उसको स्क्रैप आउट, मतलब नोचते हैं, उसमें वहाँ से निकालते हैं, छीलते हैं। अब जब आप उसमें निकालते हो, जो उसकी जड़ें हैं, जो ऑब्वियस बात है वो बाहर से तो ऐसे उभर कर नहीं आया, तो जो उसकी जड़ें हैं, वो जड़ें तो अभी भी एम्बेडेड हैं, वो जड़ें तो नहीं निकाल सकते। तो जब जड़ें नहीं निकाल सकते, तो अगर उन्होंने 70%, 80%, 90% निकाल दिया, विच इज़ अ रेयर पॉसिबिलिटी कि 90% ट्यूमर अगर निकल जाए, तो उन्होंने अगर 90% भी ट्यूमर निकाल दिया तो 10% तो अंदर रह गया, 10% अंदर रह गया। अब 10% को वही न्यूट्रिशन मिल रहा है जो आप खाना खा रहे हो, वही ब्लड सप्लाई हो रहा है, वही सब कुछ मिल रहा है, तो क्या वो दोबारा ग्रो नहीं करेगा? अब उसको करने के लिए वो लोग उस पार्ट को जला देते हैं कि बिल्कुल रह जाएगा, डॉक्टर्स कहेंगे हाँ इसको बिल्कुल रह जाएगा और हम इसको जला देंगे। अब जब आप इसको जलाते हो तो जलाने में इसमें कैंसर सेल के साथ साथ नॉर्मल सेल भी जल गए। ब्रेन इज सच अ सेंसिटिव ऑर्गन। अगर आपने अखरोट देखा हो तो कटा हुआ अखरोट, इस तरीके से अगर आप कटा हुआ अखरोट रखेंगे तो एग्जैक्टली उसके दो हाफ्स होते हैं, दो हेमिस्फीयर्स होते हैं। तो ब्रेन के दो हिस्से इसी तरीके से होते हैं। अगर आप इसमें नॉर्मल सेल हैं और इसमें कुछ जो ट्यूमर डेवलप हुआ उसके कैंसर सेल्स हैं, अब जब आप इसको जला दोगे, क्या इसमें नॉर्मल सेल नहीं जलेंगे? ब्रेन इज सच अ सेंसिटिव ऑर्गन। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये ब्रेन के थ्रू कर रहा हूँ। अगर मैं अपना हाथ हिला रहा हूँ तो ये ब्रेन के थ्रू हिला रहा हूँ। अगर मैं अपने लिप्स हिला रहा हूँ, ये ब्रेन के थ्रू हिला रहा हूँ। अगर मैं हाथ ऊपर कर रहा हूँ, ये ब्रेन के थ्रू कर रहा हूँ। सो ब्रेन जितना मूवमेंट है सब कुछ ब्रेन के थ्रू होता है। आपने वहाँ पर ट्यूमर ऑपरेट करने के बाद उसको जला दिया, क्या जलाने के बाद वो सॉल्यूशन हो गया, मतलब बीमारी ठीक हो गई? क्या नॉर्मल सेल वहाँ के नहीं मरे? डू यू थिंक दिस इज अ सॉल्यूशन? बट क्योंकि आपको ये बताया गया है, सो यू अंडरस्टैंड एंड यू फील दैट यस दिस इज अ सॉल्यूशन। सर्जरी हमेशा तब करानी चाहिए व्हेन इट बिकम्स इनएविटेबल, जब उस ट्यूमर का प्रेशर इतना ज़्यादा हो कि उसकी वजह से एक पेरिलीजनल एडिमा बोलते हैं, जो उसके चारों तरफ स्वेलिंग आ जाती है, उस स्वेलिंग में उसकी वजह से पेशेंट कोमा में जा रहा है, तब डीबल्किंग ऑफ ट्यूमर की जाती है, तब उस ट्यूमर को हल्का किया जाता है। देन सर्जरी इज एडवाइजेबल, अदरवाइज सर्जरी इज नॉट एडवाइजेबल। आप जब सर्जरी कराते हो तो आप मौका दे रहे हो। देयर हैव बीन सो मेनी इंस्टेंसेस, अगर कुछ लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो वो या आगे चल के देखेंगे तो वो इससे रिलेट कर पाएंगे। अगर किसी के परिवार में कोई कैंसर का मरीज़ रहा है तो वो इससे रिलेट कर पाएगा कि किस तरीके से उसको पहला ऑपरेशन कराया गया, दूसरा ऑपरेशन कराया गया, तीसरा ऑपरेशन कराया गया और फिर 3 ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर्स ने बोल दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब आप घर ले जाइए, और मरने की हालत पे छोड़ दिया। डू यू थिंक कैंसर को इस तरीके से हमें ट्रीट करना है? डू यू थिंक कि हम कैंसर का सॉल्यूशन जो डॉक्टर्स ने हमें बोला वैसा ही है कि नहीं आपको सर्जरी करानी है, आपको रेडिएशन करानी है, आपको कीमोथेरेपी करानी है, बाकी कोई और ट्रीटमेंट है नहीं जो एग्जिस्ट करता हो जो कैंसर को रिकवर कर सके? प्रॉब्लम है, ट्रीटमेंट है, बट आपको वही फीड किया जा रहा है। बिकॉज आई विल गिव यू एन एग्जांपल, ओके? आप में से जो कुछ भी इस एज में होंगे, जिसको 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल की जो भी एज में होंगे, जो ये वीडियो अगर देख रहे हैं, तो अगर मैं आपको आपके बचपन पे ले जाऊं, आज मैं अगर आपको आपके बचपन पे ले जाऊं और मैं आपको बोलूं कि आपने पुराने ज़माने में जब टीवी नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था और आपको जब एड्स देखते थे, या फिर आपके पास वो पुराने अगर आप जब किराने की शॉप में आप जब सामान लेने जाते थे किचन का, तो कुछ बड़े नाम आते थे, फूड ड्रिंक्स थे, कि अगर आपको अपनी हाइट बढ़ानी है, अगर आपको अपनी ग्रोथ बढ़ानी है, अगर आपको एथलेटिक होना है, अगर आपको फिट होना है, तो फिर आपको ये पीना पड़ेगा, आपको बॉर्नविटा पीना पड़ेगा, आपको कॉम्प्लान पीना पड़ेगा, आपको माइलो पीना पड़ेगा, आपको हॉर्लिक्स पीना पड़ेगा। और अगर आप ये नहीं पीते, ओहो, तुम तो छोटे रह जाओगे, तुम तो वीक रह जाओगे, तुम तो अपनी बॉडी नहीं बना पाओगे, तुम तो एथलेटिक नहीं हो पाओगे। और आज आफ्टर सो मेनी ईयर्स इट इज़ बीन सेड दैट उन सब में कुछ नहीं, केवल और केवल शुगर थी, केवल और केवल शुगर थी। क्यों? क्योंकि इतनी फूड कंपनीज, इट वाज अ बिग रैकेट, जहां पर फूड कंपनीज इतना पैसा देती हैं, इतना पैसा लगा देती हैं, केवल और केवल ये पुश करने के लिए कि उनका चीज़ प्रमोट हो और सबके सब लोग यही देना शुरू कर दें कि ये है, ये है, ये। आपको जो भी फीड कराया जाता है, ये सब फूड कंपनीज फीड कराती हैं कि आपको ये खाएंगे तो ये होगा, ये खाएंगे तो ये होगा, ये खाएंगे तो ये होगा। और
वो सारा एक तरीके से इट इज़ अ बिग रैकेट विच इज़ गोइंग ऑन, इट इज़ अ बिग स्कैम दैट इज़ गोइंग ऑन। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे कोई सुनता नहीं है और सारी चीज़ें ऐसे चली जाती हैं, बट देयर इज़ नथिंग गोइंग इन टू इट। उसी तरीके से फार्मा कंपनीज जो इतने बड़े बड़े अस्पताल चला रही हैं, मेजर अस्पताल का शेयर इज़ विद द फार्मा कंपनीज, और वही फार्मा कंपनीज इतना एडवर्टीजमेंट करके, इतना ज़्यादा फीड करके आपको यही फीड करा रही है कि अगर कैंसर का ट्रीटमेंट है तो कीमो है, अगर कैंसर का ट्रीटमेंट है तो रेडिएशन है, अगर कैंसर का ट्रीटमेंट है तो सर्जरी है। और वही सारी फीडिंग आप लेकर अपने दिमाग में यही सोच के बैठे कि कैंसर का इलाज यही है। और इसी की वजह से, यही सारी फीडिंग की वजह से आज आप जब सब ट्रीटमेंट ट्राई कर लेते हो, सब कुछ कर लेते हो, तब आपको दूसरे ट्रीटमेंट्स की याद आती है जब सारी होप्स ख़त्म हो चुकी होती है, जब एक आदमी अपने घर बार बेच चुका होता है, जब कोई आदमी अपने ज़मीनें बेच चुका होता है। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं डॉक्टर साहब मैंने ज़मीन बेच कर अपना इलाज, अपनी वाइफ का इलाज कराया है, अपने हस्बैंड का इलाज कराया, अपने फादर का इलाज कराया है। अगर कैंसर में एक आदमी को ज़मीन बेचना पड़े तो उससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है किसी इलाज के लिए? उससे ज़्यादा शर्मनाक बात, उससे ज़्यादा वर्स बात क्या हो सकती है? उसके बावजूद, वो सब करने के बावजूद मरीज़ को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। वो सब करने के बावजूद उसको बोल दिया जाता है कि अब आप घर जाओ, सेवा करो, कुछ नहीं हो सकता। जस्ट इमेजिन द प्लाइट। एक आदमी पैसों से गया, पेशेंट से गया, समय से गया, एंड अबव ऑल जो मरीज़ था वो तो अपनी होप खोकर वो ख़त्म हो गया। उसको दिख गया कि भैया उसको मरना ही है, उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं बचा, उसके पास कोई और चारा ही नहीं बचा। क्या कैंसर का इलाज नहीं है? यू हैव टू थिंक एंड प्लीज़ सर्व एंड लेट पीपल नो एंड ज्वाइन इन दिस मिशन, जहाँ पर हम लोगों को बता सकें कि कैंसर का इलाज दूसरी चीज़ों से या दूसरे इलाजों से या दूसरे ट्रीटमेंट से भी हो सकता है। प्रॉब्लम इज़ हमें अपने माइंडसेट को ओपन करना है। प्रॉब्लम इज़ हम ये नहीं समझ पाते मैं आई वुड डोंट वांट टू बी क्रूड इन दिस वीडियो, बट प्रॉब्लम इज़ हमने अपनी आंखों पे पट्टियाँ बांध रखी हैं और हम यही सोचते हैं कि भाई कैसे भी हो हमारे मरीज़ को ठीक कर दो, और जितना बड़ा अस्पताल होगा उतना अच्छा इलाज होगा, जितना बड़ा अस्पताल होगा उतना अच्छा इलाज होगा। ऐसा नहीं है। कैंसर में आपको ये क्वेश्चंस पूछने हैं पेशेंट डॉक्टर्स से कि क्या इस तरीके का जो आपकी स्टेज है, सबसे पहले कभी भी पेशेंट को, डॉक्टर्स को जाकर ये मत पूछिए मेरे मरीज़ की स्टेज क्या है। स्टेजेस आर ऑल मैन मेड। जहाँ आपको स्टेज बताया, अरे आखिरी स्टेज है, मरना है, कीमो कराओ, अरे मरना है, ये रेडिएशन कराओ, अरे मरना है, इमीडिएट ये कराओ। प्लीज़ डोंट आस्क डॉक्टर्स कि मेरे मरीज़ की स्टेज क्या है। हमेशा बहुत ही काम कंपोज्ड तरीके से आप जाइए, डॉक्टर से मिलिए, ऐसे 1 to 1, इवन चाहे हमारे यहाँ भी आओ या फिर आप कहीं पे भी जाओ। सबसे पहले बड़े बड़े अस्पतालों में जाकर जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हो तो प्लीज़ इस तरीके से बात करिए, डॉक्टर साहब बीमारी कहाँ तक फैली हुई है, कहाँ से शुरुआत हुई और कहाँ से फैली हुई है, और इस तरीके से पेट सीटी उठाइए और पेट सीटी से सारी बात समझिए। आप स्टूडेंट बन जाइए, डॉक्टर को टीचर बना दीजिए, और एज अ टीचर आस्क डॉक्टर कि मुझे सारी दवाई समझाइए, सारी बीमारी समझाइए, कहाँ कहाँ पर फैली हुई है। और फिर जो वो कहें कि अगर आप ये कीमो कराइए या ये कीमो कराइए या ये कीमो कराइए, तो आप उनको पूछिए डॉक्टर साहब इसमें से बेस्ट वाली कौन सी है? ये बेस्ट है, ठीक है। क्या इस कीमो के साथ वो कोई और ट्रीटमेंट ले सकते हैं? नहीं, वो ऑब्वियसली कहेंगे नहीं। आपको 100% ये कहेंगे बिल्कुल नहीं, कोई और लोगे उससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा। डॉक्टर साहब इस कीमो के साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, आप मुझे सारे के सारे बताइए। दूसरा, क्या इस कीमो से पहले कभी कोई पेशेंट ठीक हुआ है? तीसरा, क्या उस पेशेंट का कोई वीडियो टेस्टिमोनियल है जिससे आप जजमेंट कर सको कि अगर मैं कीमो का नाम नहीं ले सकता इसमें, अदरवाइज अगर ये आपने प्लैटिनम बेस कीमो करी या ये आपने XYZ कीमो करी, मैं नाम नहीं ले सकता। क्या ये कीमो करने के बाद क्या वो पेशेंट रिकवर हुआ? जहाँ बीमारी ऑलरेडी लिवर में आ चुकी थी, क्या बीमारी ऑलरेडी बोन्स में आ चुकी थी,
क्या वो रिकवर हुआ? 2 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। बीमारी, कैंसर जब भी लिवर में आ जाता है और जब भी बोन्स में आ जाता है, these modern treatments never work. You need to understand that. एक लिमिटेशन होता है, हर एक चीज़ का स्कोप होता है और हर एक चीज़ का लिमिटेशन होता है। जब ऑलरेडी स्टेज 4 डिजीज़ है, जहाँ पर बीमारी मेटासाइज कर चुकी है लिवर में, बोन्स में, ब्रेन में, अगर आपको बोला जा रहा है कि नहीं हम कीमो से उसको कंट्रोल कर देंगे, केवल और केवल I don't know, you have to decide what is correct or what is not, but I would say it doesn't happen like that. It doesn't happen like that. आपको खुद सोचना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। आप उनसे पूछिए, डॉक्टर साहब ये कीमो कैसे बोन्स में काम करती है, मुझे थोड़ा सा समझाइए। या कोई ऐसा लिटरेचर है जिससे ये पता चल जाए कि बोन्स में काम करिए, या कोई ऐसा सिमिलर केस जिसमें वीडियो टेस्टिमोनियल जहाँ पर ऐसा कोई मरीज़ ठीक हुआ है। अगर आप मेरे से पूछोगे कि डॉक्टर तरंग क्या आपने ऐसा कोई केस ठीक किया हुआ है, go to www.cancerhealercenter.com and see all the testimonials, all the reports, everything. This is an evidence-based immunotherapy. When I'm saying evidence-based, मतलब कहते हैं ना कि साक्षात को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अगर कोई चीज़ सच है तो उसके लिए प्रमाण, मतलब साक्षात, अगर आपने कोई चीज़ देख ली तो उसके लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको प्रमाण चाहिए, अगर आपको कोई उसका प्रूफ चाहिए, तो सिंपल है, आप मेरी वेबसाइट पे जाइएगा जिसमें www.cancerhealercenter.com, और वहाँ पर जाकर आप जब सक्सेस स्टोरीज़ में जाओगे तो आप पहले बिफोर ट्रीटमेंट देखिए रिपोर्ट, फिर आप ड्यूरिंग ट्रीटमेंट देखिए रिपोर्ट, फिर आप आफ्टर ट्रीटमेंट देखिए रिपोर्ट। अगर एम्स ने कहा कैंसर, एम्स ने कहा देयर इज़ एन एविडेंस ऑफ मैलिग्नेंसी इन दिस बायोप्सी, मैं वापस एम्स भेजूंगा और एम्स में जाकर वापस रिपोर्ट्स आएंगी देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ मैलिग्नेंसी इन दिस बायोप्सी। अगर किसी और बड़े अस्पताल ने कहा कि बॉम्बे के एक बड़े अस्पताल ने कहा कि कैंसर है और मेटास्टासाइज कर चुका है, इट इज़ मेटास्टासाइज टू लिवर, लंग्स, बोन्स एंड ब्रेन, तो मैं वापस उसी हॉस्पिटल में भेजकर वापस वही स्कैन, वही पेट सीटी स्कैन कराऊंगा, और वहाँ पर आ जाती हैं that there is no evidence of the exophagetic component of this so and so disease is not visualized. There is no evidence of any appearance of, there is no FDG uptake on any of the organs whatsoever anywhere in the body. This is how you judge it. This is how you judge it. जब भी आप रिपीट कराइए, कभी भी जब भी आप स्कैन्स कराते हो तो स्कैन में आपको हमेशा डॉक्टर्स को जाकर उनसे इवैल्यूएट करना है, उनसे बात करनी है, उनसे समझना है कि किस तरीके से है। अब उस पर मुझे पेशेंट्स आकर कहते हैं डॉक्टर साहब को टाइम ही नहीं होता, वो तो आते हैं 2 मिनट में समझाते हैं और चले जाते हैं फिर। तो इसका मतलब आप मजबूरी में इलाज करा रहे हो, और मजबूरी का नाम आप जानते हो, मजबूरी में आप उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। आपके लिए आपका पेशेंट इंपॉर्टेंट है, आपके लिए आपका जो मरीज़ है जिसके लिए आप समय दे रहे हो, पैसा दे रहे हो, और अबव ऑल उसकी ज़िंदगी दांव पर लगी है, और आप वहाँ पर जा रहे हो जहाँ पर आपको 2 मिनट भी नहीं मिल रहे। और क्योंकि आपने मन में एक हवा बना रखा है कि भाई इलाज तो वही है, और आपको बताया गया, आपको पढ़ाया ये गया है कि अगर कैंसर है तो कैंसर का इलाज ही यही होता है, और आपने कभी इम्यूनोथेरेपी के बारे में सोचा ही नहीं। वो तो जब सारे ऑप्शंस ख़त्म हो जाते हैं तब डॉक्टर्स कहते हैं अच्छा ठीक है इम्यूनोथेरेपी ट्राई कर लो, बट विदाउट इवन रियलाइजिंग कि ये इम्यूनोथेरेपी हैज़ बीन देयर सिंस ईयर्स, जहाँ पर हम लोग जो देते हैं, हम लोग हर्ब बेस्ड मेडिसिन देते हैं, जहाँ पर मेडिसिन जो दी जाती हैं। अगर इससे पहले वाला वीडियो आप देखिएगा जिसमें मैंने खुद बोला था कि कैंसर अगर नेचर से आता है तो कैंसर का इलाज भी नेचर में है। There have been so many instances. The youngest patient in our center who is getting treated is just 10 days old. Just 10 days old, diagnosed with acute lymphoblastic leukemia, ALL. Just imagine that. क्या उससे सिगरेट, तंबाकू, शराब या इसका कोई भी सेवन का एक्सपोजर भी हुआ था? His parents were non-smokers, non-drinkers. पहाड़ में रहते थे, चंडीगढ़ के ऊपर जो पहाड़, शिमला के ऊपर एक पहाड़ का एरिया है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा बिकॉज हिज ट्रीटमेंट इज स्टिल गोइंग ऑन। वहाँ पर रहते थे, हेल्दी लिविंग थी, समय से पहले खाते थे, सब कुछ फॉलो करते थे, उसके बावजूद बच्चे को कैंसर हुआ। सो कहाँ से हुआ कैंसर?
इसका कॉजेस, ये सब मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। बट अभी आपको ये जानना ज़रूरी है कि अगर कैंसर नेचर की वजह से हुआ है या नेचर के किसी दूषित प्रभाव की वजह से हुआ है, तो उसका इलाज भी नेचर में है। और नेचर में कैसे इलाज है? जो नेचुरल ट्रीटमेंट्स आप करते हो, जो नेचुरल इम्यूनोथेरेपी आप करते हो, जो इम्यूनोथेरेपी अगर आपको देखना है कैंसर हीलर सेंटर पे जाकर आप देख सकते हो कि किस तरीके से एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट होता है। एंड द प्रॉब्लम इज दैट आपको वो बताया जाता है जहाँ पर इट इज़ completely बीन फेड टू यू फ्रॉम द फार्मा कंपनीज। जो अस्पताल में आप जाओगे तो उनको आपको वही बताएंगे जो उनको पढ़ाया गया है कि अगर आपको इलाज करना है तो आपको इन्हीं 2 चीज़ों से या इन्हीं 3 चीज़ों से करना है, इसके अलावा कोई और इलाज ही नहीं करना। तो कैंसर में हर कोई आदमी यही सोच के बैठता है कि अगर कैंसर हो गया तो दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट वुड वर्क ऑन कैंसर, अदरवाइज नथिंग एल्स वुड वर्क ऑन कैंसर। सो प्लीज़ ओपन अप योर माइंड्स, प्लीज़ अपना दिमाग खोलिए, आप समझिए कि कैंसर में there are other alternative treatments that also work. And in case of any questions, anything, I'm sorry, there is some problem on my phone. I am not able to see any of the comments out there. I would probably be answering it one-on-one. I'll try once again if I'm able to. I'm not able to see it. मुझे इस समय कोई भी comments नहीं दिख पा रहे हैं. I don't know, there is some problem with my phone, so there's some problem with my phone, but जो भी कमेंट्स होंगे मैं पर्सनली one-on-one आपके कमेंट्स को आंसर करूँगा। एंड इस वीडियो का एक इंटेंशन है, इस वीडियो का ये इंटेंशन है कि कैंसर के बारे में लोगों को जागरूक करूँ। कैंसर के में जितना ज़्यादा लोग एक डरे हुए बैठते हैं, समझ लेते हैं कि कुछ नहीं हो सकता, घर ले जाओ, सेवा करो, डॉक्टर्स ने सारी होप ख़त्म कर दी और अपनी सारी उम्मीद खो देते हैं, उनको अवेयर करूं कि यस, कैंसर का इलाज संभव है। किसी भी तरीके से आपको अपने हताश होने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ डोंट फीड योर फियर्स टू योर पेशेंट। आप अपना डर अपने मरीज़ को मत दीजिए। अगर आप डर गए हैं नाम सुनकर, तो वो डर आप अपने मरीज़ को मत दीजिए। स्ट्रॉन्ग विल पावर, डिटर्मिनेशन टू फाइट एंड करेक्ट ट्रीटमेंट मेक्स यू विन ओवर कैंसर। अगर कैंसर से जीतना है तो एक अच्छी विल पावर की ज़रूरत है। कैंसर से अगर जीतना है तो लड़ने का जज्बा है उसकी ज़रूरत है। और कैंसर से अगर जीतना है तो सही इलाज की ज़रूरत है। सही इलाज कैसे होता है वो आप कैंसर हीलर सेंटर के बारे में जान सकते हो, किस तरीके से इलाज हम करते हैं वो आप समझ सकते हो। बट स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड डिटर्मिनेशन टू फाइट आप लोग दे सकते हो। प्लीज़ डोंट गिव योर फियर्स। देयर हैव बीन सो मेनी इंस्टेंसेस जहाँ पर पेशेंट्स नेगेटिव हो जाते हैं। वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब, एंड दे एक्सपेक्ट क्विक, ये करने में टाइम लग रहा है, लेकिन वो कहते हैं कि इम्प्रूवमेंट इमीडिएट आ जाना चाहिए, इमीडिएट इम्प्रूवमेंट आ जाना चाहिए। डॉक्टर साहब 5 दिन हो गए इम्प्रूवमेंट नहीं आया, डॉक्टर साहब 10 दिन हो गए इम्प्रूवमेंट नहीं आया, डॉक्टर साहब 15 दिन हो गए इम्प्रूवमेंट नहीं आया। आप जब कीमोथेरेपी करा रहे थे और वहाँ पर आपने साइकिल 21 दिन 7 दिन 21 दिन 7 दिन ऐसे करके कीमो का वो साइकिल करने लगे और उसके बावजूद भी इम्प्रूवमेंट नहीं आया, यहाँ पर आपको कुछ टाइम तो देना पड़ेगा। If you would not give time out here, if you don't have patience, please don't start the treatment in Cancer Healer Center. You need to have patience, you need to have time, and you need to understand that आपको 1 महीना लगता है इम्प्रूवमेंट आने में, और अगर 1 महीने में इम्प्रूवमेंट नहीं दिखता, इट इज़ अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, दूसरे महीने में दवा नहीं देता। So we work with such integrity, we work with such transparency, and all my teammates, all my team members, all my doctors, all my colleagues are all been so compassionate. कैंसर का अगर इलाज करना है तो कैंसर पेशेंट्स हैव टू बी ट्रीटेड विद कंपैशन। कंपैशन क्या है कि जब किसी को दर्द होता है तो अगर आप उसका दर्द समझ सकते हो तो वो कंपैशन है। कोई रास्ते में गिरा, उसको चोट लगी, वो बाइक चला रहा था, बाइक लगा के चोट लगी और उसका सर फट गया और उसका ब्लड गिर रहा है, और आप उसका दर्द, वो एक्यूट पेन समझ पा रहे हो, तो वो कंपैशन है। अगर कैंसर का कोई मरीज़ जब तड़पता है, उसको मॉर्फिन की टैबलेट्स दी जाती हैं, 10 mg की, 20 mg की लगातार टैबलेट दी जाती है, 4 टैबलेट 6 टैबलेट, और उसका दर्द बंद नहीं हो पाता। हमारे यहाँ क्यों दर्द, हमारे यहाँ मॉर्फिन के दर्द हम बंद कर देते हैं? रीज़न इज़ वी अंडरस्टैंड दैट पेन and we say that we are able to heal that thing within first month itself, ताकि
बिकॉज वी अंडरस्टैंड दैट पेन एंड ऑल आर टीममेट्स, ऑल आर टीम मेंबर्स, सब कोई वो कंपैशनेटली ट्रीट करता है, जिसमें हर कोई उसका दर्द समझता है, चाहे कैसा भी दर्द क्यों ना हो, चाहे उसकी भूख क्यों ना ख़त्म होगी, उस हालत में भी रिकवरी आती है। बट प्लीज़ आपको ये समझना पड़ेगा दैट एक कहावत है, जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। अगर आपको 1000 मील जाना है तो आपको स्टार्ट करने के लिए वो जर्नी सबसे पहले ज़रूरी कि आप पहला कदम रखो। द प्रॉब्लम इज़ स्टार्ट इज़ द बिगेस्ट स्टॉप। लोग शुरुआत ही नहीं करते, लोग मन में डाउटफुल होता है। मतलब कितने मरीज आते हैं हमारे पास जो कहते हैं डॉक्टर साहब हमने आपका वीडियो 1 साल पहले देखा था, हमने आपको 2 साल पहले देखा था, मुझे किसी ने बोला था कि कैंसर हीलर सेंटर में चले जाओ, किसी ने तो बोला था कि हाँ डॉक्टर कृष्णा का कुछ तो कैंसर का ट्रीटमेंट है जहाँ पर बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं, पर उस समय मैं कीमो करा रहा था, पर उस समय मैं रेडिएशन करा रहा था, पर उस समय मैं ये फलाना जो भी ये सब करा रहा था। आप उस समय जैसे मैंने बताया ना, स्टार्ट इज़ द बिगेस्ट स्टॉप। लोग सुन लेते हैं लेकिन स्टार्ट नहीं करते, लोग सुन लेते हैं लेकिन इनिशिएट नहीं करते, लोग सुन लेते हैं, सब कुछ देख लेते हैं लेकिन इनिशिएट नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो इसी डिलेमा में रहते हैं, क्या पता असर करे नहीं करे, क्या पता हम कीमो के साथ दे सकते हैं नहीं दे सकते, क्या पता हम रेडिएशन के साथ दे सकते हैं नहीं दे सकते। ऐसा नहीं होता। इम्यूनोथेरेपी आप रेडिएशन के साथ, आप कीमो के साथ, आप सर्जरी के साथ, तीनों के साथ दे सकते हो। वाई? बिकॉज इम्यूनोथेरेपी काम कैसे करता है, मैंने आपको बुलेट प्रूफ जैकेट पहना दी, गोली मारते ने असर नहीं हुआ, सेम वैसे ही इम्यूनोथेरेपी काम करता है, सेम वैसे ही इम्यूनोथेरेपी काम करता है। एक उदाहरण देना चाहूँगा, I'll end this video with this example। एक गुरुद्वारा है, एक मंदिर है, ठीक है, और वहाँ पर टेररिस्ट ने इन्फिल्ट्रेट कर दिया। 5 टेररिस्ट आए और 5 टेररिस्ट ने आकर उसके अंदर कब्जा बना लिया, और उस गुरुद्वारे के अंदर या उस मंदिर के अंदर उस टाइम पर 1000 लोग अंदर थे। जो 1000 लोग वहाँ पर पूजा करने आए थे या फिर मत्था टेकने आए थे, वो 1000 लोग ऑलरेडी उस मंदिर के अंदर थे, और 5 टेररिस्ट ने आकर उस पूरे गुरुद्वारे को, पूरे मंदिर को कब्जा कर लिया और वहाँ पर पूरा घेर लिया, दरवाजे बंद कर दिए और अंदर सारे सिविलियंस, जितने सिविलियंस थे उन सबको बंद कर दिया। अब गुरुद्वारा या जो भी मंदिर है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मंदिर ले लेते हैं, वो मंदिर अंदर से बंद है, अंदर 5 टेररिस्ट हैं, 1000 सिविलियंस हैं, और पुलिस परेशान है। अगर पुलिस ने अटैक किया तो 1000 सिविलियंस मारे जाएंगे, 5 टेररिस्ट हैं और उनके पास खूब सारे अस्त्र शस्त्र, सारे आर्म्स, एम्यूनिशन, सब कुछ है। पहला ऑप्शन, मैं आप ही से ही पूछता हूँ, 2 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है कि पुलिस आए और ऊपर से मास फायरिंग कर दे। मास फायरिंग मतलब बम, गोले, जो समझ में आए, मास फायरिंग, असॉल्ट राइफल से लेकर पूरी की पूरी फायरिंग कर दे उन 5 टेररिस्ट को मारने के लिए, और उन 5 टेररिस्ट के साथ साथ 1000 में से 500, 600, 700 लोग साथ में मर जाएं, लेकिन गुरुद्वारा मंदिर बचा लिया आपने। फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। सेकंड ऑप्शन, धीरे धीरे करके कुछ लोग बाहर से स्नीक आउट करें, स्नीक इन करें, और जो वहाँ पर सिविलियंस हैं उसमें से बेस्ट सिविलियंस को चूज करके आप उन्हें धीरे धीरे से आर्म्स, एम्यूनिशन, असॉल्ट राइफल्स, बम, गोले जो देने हैं आप धीरे धीरे करके, गोली, पिस्तौल आप दे दिए, ताकि आपने उन सिविलियंस को इतना ताकतवर कर दिया, जो लोग उनमें से लड़ सकते हैं, सारे 1000 लोग तो नहीं लड़ सकते, 50, 60, 100, यहाँ तो 5 हैं, यहाँ 1000 हैं, 1000 में से 50 तो अच्छे होंगे, जो बहुत ही अच्छे मजबूत होंगे। उन 50 को आपने बाहर से, पुलिस वालों ने उनको खूब असॉल्ट राइफल्स और उनको मजबूत कर दिया, और उनको इतना मजबूत कर दिया कि वो 50 लोग या वो 100 लोग इन 5 आदमियों को ख़त्म कर दें। मिनिमम डैमेज ये सब करने में हो सकता है 3 सेल मरे, 3 लोग मरे, 4 लोग मरे, 5 लोग मरे, लेकिन 995 लोग, 995 पीपल आर स्टिल सेव्ड। वो जगह भी बच गई और 5 टेररिस्ट भी मर गए। विच ऑप्शन वुड यू चूज? मैं आप ही से ये सवाल पूछता हूं, विच ऑप्शन वुड यू चूज? मास फायरिंग, मास डिस्ट्रक्शन जस्ट टू सेव दैट टेम्पल? भले 1000 लोग हैं, भले 5 टेररिस्ट हैं, मार दो सबको और 300 लोग बचेंगे, और साथ ही साथ वो मंदिर भी बच जाएगा और गुरुद्वारा भी बच जाएगा। हालांकि डैमेज तो होगा, बट कोशिश ये रहेगी कि बचाने की। या फिर आप 1000 लोगों में से अंदर से ही अस्त्र शस्त्र पहनाओ और उन्हीं को मजबूत करो, ताकि वो मजबूत हों और वो आगे चल के उनको किल करें। पहला जो ऑप्शन था कीमोथेरेपी था,
जहाँ पर आपने सब तरीके से जला दिया। दूसरा ऑप्शन इम्यूनोथेरेपी है। जो दूसरा एग्जाम्पल दिया वो इम्यूनोथेरेपी है, और इम्यूनोथेरेपी ऐसे काम करती है। आई होप आई एम एबल टू सर्व यू। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। आशा करता हूँ कि आज मैंने जिस इंटेंशन के साथ आपको ये वीडियो दिया है, आई एम देयर टू सर्व यू, और हो सकता है कि ये वीडियो से आपको कुछ समझ आई हो, कुछ जानकारी मिली हो। अगर इफ़ यू फील दैट आज कुछ भी आपको मैं हेल्प कर पाया हूँ, देयर वाज सम प्रॉब्लम, अगर आज मैं थोड़ा भी हेल्प कर पाया हूँ तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, एंड प्लीज़ फॉरवर्ड दिस वीडियो इफ़ यू फील कि ये इससे आपको किसी को मदद हो पाई है। प्लीज़ फॉरवर्ड दिस वीडियो जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल ऑफ कैंसर हीलर सेंटर। वी आर देयर ऑन यूट्यूब, वी आर देयर ऑन फेसबुक, वी आर देयर ऑन ट्विटर, वी आर देयर ऑन इंस्टाग्राम एज वेल बाय द नेम ऑफ कैंसर हीलर। एंड यूट्यूब में हमारा चैनल है डॉक्टर कृष्णास कैंसर हीलर सेंटर। सो आफ्टर 48 आवर्स यू वुड बी एबल टू फाइंड दिस वीडियो ऑन यूट्यूब एज वेल। एंड अगर आपको थोड़ी भी मदद हो पाई है इस वीडियो के थ्रू तो प्लीज़ मेरे मिशन को ज्वाइन करें, एंड प्लीज़ सपोर्ट करें। अगर हो सकता है, अगर आपके कमेंट्स, आपके पॉजिटिव कमेंट्स, आपके लाइक्स, आपके शेयर्स से मुझे और प्रेरणा मिलेगी, मुझे और मोटिवेशन मिलेगा कि मैं कैंसर की इस जंग में लोगों को मदद कर सकूं, जो ये सोच के बैठे हैं कि नहीं कैंसर का इलाज नहीं हो सकता, उनको फ़ायदा मिले, और कैंसर का इलाज इस तरीके से हो कि कैंसर के इलाज में किसी को अपनी ज़मीन ना बेचनी पड़े, कैंसर के इलाज में कोई मरीज़ अपना घर ना खोए, अपनी लाइफ ना खोए, अपना परिवार का कोई सदस्य ना खोए। इफ़ आई एम एबल टू सर्व यू, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट फ्राइडे फिर से मैं मिलूँगा 11 बजे इन AMA आस्क मी एनीथिंग डॉक्टर तरंग। थैंक यू सो मच। नमस्कार, टेक केयर।